सो अभी हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस। सबसे पहला जो यूज है वो ये बोलता है टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने पढ़े। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स था सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स था हमारा एफपीएस जो कि था फुट, पाउंड्स और सेकंड्स। एक सिस्टम ऑफ यूनिट था जो कि था एमकेएस या जिसको एसआई भी बोलते हैं, जिसके अंदर एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछूं कि चलो बच्चों बताओ कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो आप में से मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ये जवाब देंगे कि सर फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। और करेक्ट है भाई, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ठीक है, बट फोर्स का यूनिट न्यूटन एसआई सिस्टम के अंदर है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स का यूनिट जो है वो डाइन है। ठीक है, एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो है वो डाइन है। राइट, अब हमको जब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना होता है ना, तो एक पर्टिकुलर कन्वर्जन फैक्टर होता है। ठीक है, हमको वो कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ता है, तो उसकी मदद से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाते हैं। राइट, तो ये जो फैक्टर जो है ना, कन्वर्जन फैक्टर है, ये कन्वर्जन फैक्टर निकालना ही हमको डायमेंशन बताता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि फोर्स से डाइन में जाने का जो है वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है। राइट, तो हम लोग, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ सबसे पहले कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन्स। 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स। मुझे एक्स पता नहीं है, फिलहाल के लिए मुझे एक्स पता नहीं है, तो मैंने लिख दिया 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन। करेक्ट, अब न्यूटन और डाइन, ठीक है, न्यूटन और डाइन तो ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट और ये सीजीएस यूनिट है, बट फोर्स की एक और ऐसा यूनिट है, और वो क्या है, न्यूटन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, बिकॉज हमको मालूम है कि फोर्स जो है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का केजी आ गया और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। उसी तरीके से ये एक्स एज इट इज रहेगा, और ये डाइन जो है, डाइन का इक्विवेलेंट सीजीएस क्या होगा, वो होगा 1 ग्राम, केजी का हो जाएगा ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि देखो बच्चों, इधर यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर दोनों साइड पे इक्वल टू के, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये ग्राम सेंटीमीटर को मैं इधर लेके आता हूँ, बिकॉज मुझे एक्स फाइंड करना है ना, मुझे ये फाइंड करना है कि कितना 1 न्यूटन कितना डाइन होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो ग्राम सेंटीमीटर है ना, उसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 kg मीटर अपॉन 1 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इन दोनों को सेम कर दो, या फिर आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो। इसी तरीके से या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कर दो या सेंटीमीटर को मीटर में कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केजी को जो है वो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो 1 kg कितना होता है, 1 kg कितना ग्राम्स होता है, 1 kg होता है 10⁻³ ग्राम्स। 1 kg होता है 10⁻³ ग्राम्स। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो मीटर है, ठीक है, ये मीटर कितना हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर होता है ये मीटर 10⁵ सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर जो होता है वो 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये नीचे का जो ग्राम है 1 ग्राम सेंटीमीटर, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आप देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻³ और 10⁻² है। इंडाइसिस के रूल के हिसाब से जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाते, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी x कितना आया, x आ गया 10⁻5, x आ गया 10⁻5। इसका मतलब क्या है कि जो 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन आपका 10⁻5 डाइन्स होगा। तो जैसे कि देखिए बच्चों आपने कि हम लोग को जब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाना है, तो वो जो कन्वर्जन फैक्टर होता है ना, वो कन्वर्जन फैक्टर हमको डायमेंशन ही निकाल के देता है। इसी तरीके से आप जो है, मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग, हमको पता है कि वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, वर्क का ऐसा यूनिट है जो जूल है, और जो सीजीएस यूनिट है वर्क का वो है अर्ग्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जूल और अर्ग के बीच में इसी तरीके से जो है वो कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, और आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। सो अभी हम लोग हमारे सेकेंड यूज की तरफ बढ़ेंगे, सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन की, जो कि हमको बोलता है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। बेसिकली ये जो यूज है ना, या ये जो डायमेंशन का जो स्टेटमेंट है, ये हमको ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है, क्या वो यूनिट के हिसाब से करेक्ट है, तो वो हमको जो है वो ये सेकेंड यूज हमको बताता है।
अगेन बच्चों ये जो पर्टिकुलर जो लाइन मैंने लिखा हो ना, इस लाइन को एक ऑल्टरनेट वे में प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और होमोजीनिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब सेम होना चाहिए, राइट। तो ये वो प्रिंसिपल है जो कि आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर आपके राइट हैंड साइड के जो डायमेंशंस है ना, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस के साथ इक्वल होने चाहिए, तो ही आपका इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके राइट हैंड साइड के डायमेंशंस अगर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन से मिल नहीं रहे तो आपका इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगेन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल क्या बोलता है, शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ स्मॉल एल इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इज डायमेंशनली करेक्ट। हमको ये प्रूव नहीं करना है, ठीक है। हमको ये एक सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होता है वो आप लोग ऑसिलेशंस में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ये आपका जो है मतलब एक सीलिंग है, यहाँ ये आपका एक लेट्स से स्ट्रिंग है, और इधर है ना एक बॉब रहता है। जब आप इसको जो है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। तो ये सिंपल पेंडुलम जो है ना, इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो देखो बच्चों, अगर है ना आपके यूनिट्स सेम है, अगर आपके यूनिट्स बैलेंस्ड है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपके यूनिट्स बैलेंस्ड है तो आपके डायमेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना हमको मालूम है कि यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल टी है जो कि टाइम पीरियड है। तो ये जो टर्म है ना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आपस में इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए कि आपको है ना जो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद सेकेंड्स दे। अगर आपको सेकेंड्स आ रहा है, अगर आपको इस इक्वेशन में सेकेंड्स आ रहा है तो ही आपका जो है वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल होगा। और आप ऐसा बोलोगे कि भाई मेरा जो इक्वेशन है, मेरा जो गिवन फिजिकल इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको मालूम है भाई ये तो टाइम पीरियड है तो इसका तो सेकंड रहेगा ही, इसका यूनिट तो सेकंड रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ये इक्वेशन को लेते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखो बच्चों, 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है, और जिसकी यूनिट नहीं होती उसके डायमेंशन भी नहीं होते, तो इसको आप जाने दो, ठीक है। अब ये इसको देखो एल अपॉन जी को, तो यहाँ पर ये एल क्या लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। और ये है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट में रहेगा एज इट इज। अब आप जब इसको ऊपर भेजोगे, ठीक है, सेकंड स्क्वायर को जब ऊपर भेजोगे तो ये मीटर मीटर कैंसिल होगा और ये जाएगा रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो जब सेकंड स्क्वायर का रूट लोगे तो ये 2 सेकंड में से 1 सेकंड बचेगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को जब आप पूरा इवेल्युएट करोगे तो ये सेकंड आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो टी है तो वो तो ऑलरेडी सेकंड में है ही। दैट मीन्स ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये डायमेंशनली करेक्ट है। अगर हम लोग ने इसको यूनिट्स की मदद से प्रूव किया, लेकिन आप इसको डायमेंशन की मदद से प्रूव करोगे। अब डायमेंशन की मदद से कैसे करेंगे, सिंपल, आपने यूनिट्स लिखे ना, अब यूनिट्स की जगह पे डायमेंशन लिखो। तो यहाँ पे एल है, एल का डायमेंशन क्या है, एल, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एल का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एक एल आएगा, बिकॉज एल की एक पावर है। और यहाँ पे जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का एक एल आएगा, मीटर का एक एल आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का यही होता है टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर जो है वो ऊपर जाएगा, और यहाँ पर एक एल से कैंसिल हो जाएगा, और ये ऑब्वियसली स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो जब इसको ऊपर भेजोगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। और जब आप टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको सिंपल एक टी मिलेगा, ठीक है। तो ये किसके डायमेंशन है, ये जो एक टी आया ना, ये पूरे इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के डायमेंशन है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड है, तो और एक ही टाइम है, तो कैपिटल टी आना ही है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है वो आपका डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। सो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द वेलोसिटी v of a particle depends upon the time t according to the equation v is equal to a plus bt plus c upon d plus t। ये इक्वेशन जो है ना हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन हमको दिया है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना ए बी सी और डी जो आपको दिख रहे हैं, हमको इनके डायमेंशंस जो है वो बताने, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगेन आपका कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपका बदलेगा नहीं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के जो इक्वेशन डायमेंशंस है तो वो आपके राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
तो अगेन आप यूनिट्स बोलो डायमेंशंस बोलो, बात तो एक ही है, जो आपके राइट हैंड साइड के जो यूनिट्स है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स को इक्वल होना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन जो है वो फिजिकली जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा, अदरवाइज वो इक्वेशन फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 टर्म्स है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म है जो कि है v, राइट हैंड साइड में यहाँ पे 3 टर्म्स है, एक है a, ठीक है, प्लस bt एक दूसरा टर्म है, और c/d+t यहाँ पे तीसरा टर्म है। तो अगर आप चाहते हो ना कि ये इक्वेशन आपका फिजिकली एग्जिस्ट करे, ठीक है, या अगर आपको मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स ये जो इक्वेशन मतलब सेटिस्फाइड हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके v के जो डायमेंशंस है, या आप ऐसा कह लो जो v के यूनिट्स है वो लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स के इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर a का यूनिट मतलब ये टर्म का यूनिट, ठीक है, और ये टर्म का यूनिट, ये टर्म का यूनिट, ये तीनों यूनिट जो वो सेम होने चाहिए, ये तीनों यूनिट है ना सेम होने चाहिए, तब जाके वो इसके यूनिट को इक्वल होगा, और तब जाके ये जो इक्वेशन है ना वो फिजिकली जो है वो सेटिस्फाइड होगा, राइट। इसका जो यूनिट है वो इसका यूनिट है और वो इसका यूनिट होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो अब यहाँ पर हमको पता है कि वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। दैट मींस इस टर्म का अकेले का यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ये पूरे टर्म का यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए, और इस पूरे टर्म का यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए। जब इन तीनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा ना, तो ये इक्वेशन एग्जिस्ट करने वाला है। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म तो ए है, फर्स्ट टर्म ए है, राइट, जो कि अकेला टर्म है, तो जो वेलोसिटी का यूनिट है वो अकेला ए का यूनिट हो जाएगा। दैट मीन्स ए का यूनिट भी क्या आ जाएगा, ए का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। बट हमको क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो यूनिट आ गया तो डायमेंशन और आसान है। यहाँ पर मीटर मतलब लेंथ का डायमेंशन है, तो यहाँ पे मीटर का पावर है कि मतलब लेंथ की पावर आ जाएगी 1, और डिनोमिनेटर में सेकंड है, ठीक है, सेकंड की भी एक पावर है, तो जब उसको ऊपर लोगे तो आ जाएगा -1। तो ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, LT-1, ए का डायमेंशन हो जाएगा LT-1। अब हम लोग इस टर्म पे आते हैं BT पे, तो ये अगेन अगर आप चाहते हो ये इक्वेशन एग्जिस्ट करे, तो इसका जो डायमेंशन है वो इसके डायमेंशन को इक्वल होना चाहिए। दैट मींस BT का जो डायमेंशन है, BT का अकेले B का नहीं, जो BT का डायमेंशन है ना वो मिला के A के डायमेंशन को इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या वैसा कह लो जो BT का यूनिट है वो मिला के A के यूनिट को इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर A का यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, तो दैट मीन्स BT का यूनिट A के यूनिट को इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मीटर अपॉन सेकेंड। अब ये B का तो हमको चाहिए, B का हमको डायमेंशन निकालना है, बट ये T क्या है, T तो टाइम है, और टाइम का जो है यूनिट हमको मालूम है, टाइम का यूनिट है ऐसा यूनिट सेकंड। तो ये आ जाएगा B इंटू एस इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड, और ये एस नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा B अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सॉरी ये एस आ जाएगा B इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है ना बच्चों, ये B की यूनिट है, बट हमको डायमेंशन लिखना है, तो डायमेंशन आसान है, यहाँ पे मीटर की एक पावर है तो यहाँ पे L लिख दो, और यहाँ पे सेकेंड में 2 है ना, सेकेंड की 2 पावर यानी टाइम की 2 पावर है नीचे, तो T2 लिख दो, और ऊपर ले जाकर T-2 लिख दो, तो ये हो जाएगा T-2, ये हो जाएगा T-2। तो ये डायमेंशन है आपके किसके, B के, डायमेंशन है किसके, B के। अब हम लोग ये टर्म पे आते हैं, ये C/D+T, ठीक है। अब अगेन अगर आप चाहते हो कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करे, तो जो इसका डायमेंशन है या जो इसका यूनिट है और इसका यूनिट सेम होना चाहिए। दैट मीन्स इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है ना, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ मीटर अपॉन सेकंड, यानी C/D+T का यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब जब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि C का वैल्यू जो है वो M को इक्वल है, C का वैल्यू M को इक्वल है, और M क्या है, मीटर की एक पावर, तो C का डायमेंशन आएगा L, सिर्फ L आएगा, L की एक पावर, राइट। और अब इसको देखो आप, ये जो D+T है ना ये S को इक्वल है, D+T S को इक्वल है, D+T S को इक्वल है। बट आप ध्यान से देखो यहाँ पे T जो है, यहाँ पे T टाइम है और टाइम का यूनिट है सेकेंड, राइट, टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो अगर टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो अगर आप ये इक्वेशन को चाहते हो ना एग्जिस्ट करें, तो D का यूनिट भी सेकेंड होना चाहिए, तब जाके ये दोनों मिला के सेकेंड आएगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो अगर आप चाहते हो कि ये इक्वेशन जो है वो दोनों मिला के सेकेंड दे, तो D का यूनिट भी सेकेंड होना चाहिए, अदरवाइज आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकोगे, राइट। इसका मतलब इस इक्वेशन से हमको पता ये चल रहा है कि D का यूनिट है सेकेंड, और अगर D का यूनिट सेकेंड है तो इसके डायमेंशन क्या होगा, सेकेंड है यानी एक पावर। तो यहाँ पे आप लिखोगे T, खाली ब्रैकेट बना के आप T लिख दोगे, तो यहाँ पे आपकी A के डायमेंशन है LT-1, B का डायमेंशन है LT-2, C का डायमेंशन है L, और D का डायमेंशन है T। सो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए।
write the dimensions of A and B, write the dimensions of A and B in the relation P is equal to B square minus X square upon AT. P is equal to B square minus X square upon AT, where P is the power. ये जो P है उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि पावर है, ये जो X है वो डिस्टेंस है और T जो है वो टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये AT को इन दोनों में स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन AT माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT, राइट। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के डायमेंशन जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, फिजिकली एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, पावर। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पावर है, तो अगर यहाँ पर जो पावर के डायमेंशन है ना, तो यहाँ पे भी ये पूरे राइट हैंड साइड की इक्वेशन के भी पावर के डायमेंशन होने चाहिए, राइट। और अगर ये पूरे इक्वेशन के पावर के डायमेंशन है तो ये पूरे टर्म के भी पावर के डायमेंशन होने चाहिए और ये पूरे टर्म के भी पावर के डायमेंशन होने चाहिए। जब ये दोनों के पावर के डायमेंशन होंगे तो ही आप इनको माइनस कर सकते हो, राइट। और उससे आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इससे भी शुरू कर सकते हैं और इससे भी शुरू कर सकते हैं, बट अगर आप ये टर्म लोगे B स्क्वायर अपॉन AT लोगे ना, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे B और A दोनों अननोन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन AT, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन AT लिखता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जो पावर का जो डायमेंशन है सेम इसका भी वही डायमेंशन होना चाहिए, इसका भी वही डायमेंशन होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन AT का डायमेंशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन AT का डायमेंशन पावर का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो पावर हम लोग को मालूम है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जूल अपन सेकेंड, या फिर आप ऐसे भी बोलोगे वो होता है न्यूटन मीटर अपन सेकेंड, ठीक है। न्यूटन मीटर अपन सेकेंड, दैट मीन्स ये टर्म का डायमेंशन पूरा जो है न्यूटन मीटर पर अपन सेकेंड होना चाहिए, करेक्ट। अब हमको उसने क्वेश्चन के अंदर बोल दिया है कि ये जो एक्स है ना वो डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे आप एक्स का स्क्वायर है तो आप लिख दोगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये ए तो अननोन है जो आपको ढूंढना है। यहाँ पे टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, तो यहाँ पे आपने लिख दिया सेकेंड, और ये आ गया न्यूटन मीटर अपॉन एस, ठीक है। तो यहाँ पे एक एस से एक एस चला जाएगा और यहाँ पर एक मीटर को कैंसिल करेगा, यहाँ पे 1 मीटर बचेगा। ए को आप वहाँ भेजो और न्यूटन को आप नीचे ले लो। तो ए का यूनिट क्या आएगा, मीटर अपॉन न्यूटन। ए का यूनिट क्या आएगा बच्चों, ए का यूनिट आएगा मीटर अपॉन न्यूटन। लेकिन आपको तो ए का डायमेंशन चाहिए ना, तो अभी तो बहुत आसान है क्योंकि यूनिट आ गया तो डायमेंशन अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि ये मीटर है, ठीक है। मीटर मतलब एक पावर है ना मीटर का, तो यहाँ पे आएगा एल, सिर्फ एल आएगा। और नीचे न्यूटन के डायमेंशन हमको मालूम है, न्यूटन का डायमेंशन कितने हैं, ML/T-2, ये न्यूटन के डायमेंशन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक एल है और ऊपर एक एल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर m की पावर 1 है, तो जब इसको आप ऊपर लोगे तो ये हो जाएगा m की पावर -1, और यहाँ पे t की पावर -2 है, तो इसको जब आप ऊपर लोगे तो ये हो जाएगा t की पावर 2, ठीक है। तो आप देखो ये l तो कैंसिल हो गया, तो m की पावर -1 और t की पावर 2 ये आपके क्या डायमेंशन आ गए, ये a के डायमेंशन आ गए, ठीक है। अब हम लोग a के डायमेंशन को यूज करके a के डायमेंशन की हेल्प से b का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे इस टर्म को देखो बच्चों, ये b स्क्वायर अपॉन AT, राइट। अब ये जो टर्म है ये फिजिकल इक्वेशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब इस टर्म का डायमेंशन जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है, तभी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा। और ये टर्म का डायमेंशन कब सेम होगा, जब ये दोनों का मिला के इसका डायमेंशन सेम होगा, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि जितना एक्स स्क्वायर अपॉन AT का डायमेंशन है या जितना एक्स स्क्वायर अपॉन AT का यूनिट है उतना बी स्क्वायर अपॉन AT का यूनिट भी होना चाहिए, ठीक है। अब हमको मालूम है एक्स स्क्वायर अपॉन AT का यूनिट है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स बी स्क्वायर अपॉन AT का यूनिट भी न्यूटन मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। ये यूनिट है। अब ए का यूनिट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है मीटर अपॉन न्यूटन, उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन मीटर अपॉन न्यूटन, ठीक है। ए की जगह मैंने लिख दिया मीटर अपॉन न्यूटन, यहाँ पर टी है, ठीक है, टी यानी टाइम का यूनिट आएगा सेकेंड, और ये आएगा न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। अब ये न्यूटन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन बी स्क्वायर अपॉन मीटर सेकेंड इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड। अब ये न्यूटन से ये न्यूटन चला जाएगा, ये सेकेंड से ये सेकेंड जाएगा, यहाँ पर एक मीटर है जो इस मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स बी स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, बी स्क्वायर बनेगा m स्क्वायर। तो अगर बी स्क्वायर m स्क्वायर है दैट मीन्स बी क्या है, बी का यूनिट है मीटर, क्योंकि अगर बी स्क्वायर m स्क्वायर है तो जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो b का यूनिट क्या आएगा, मीटर, राइट। तो b का यूनिट है मीटर, जैसे a का यूनिट था मीटर अपॉन न्यूटन, बट b के डायमेंशन क्या आएंगे, तो बहुत आसान है, मीटर है यानी लेंथ की a की पावर है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे l और इसको आप क्लोज कर दोगे ब्रैकेट से। दैट मीन्स कि यहाँ पर a के जो डायमेंशन है वो है m की पावर -1, t की पावर 2, और जो b के डायमेंशन है वो है l की पावर 1।
सो अभी हम लोग हमारा थर्ड यूज देखेंगे हमारे जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस का, और वो है टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम लोग अगेन एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। एग्जांपल क्या है, द फ्रीक्वेंसी एफ, स्मॉल एफ, आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी उसको स्मॉल एफ से डिनोट किया है, of a stretched string depends upon the tension f. This tension is nothing but the force. तो आपका फोर्स कैपिटल एफ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्मॉल एल, जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है ना, जो आपका धागा है उसकी लेंथ है एल, एंड द मास पर यूनिट लेंथ म्यू, मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ द स्ट्रिंग, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हमने को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है ना, हमको एक चीज क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। और वो कौन सी क्वांटिटीज है, उसमें एक क्वांटिटी है आपका टेंशन यानी कि फोर्स, एक है आपका लेंथ, और एक है आपका मास पर यूनिट लेंथ। तो आप क्या करो, यहाँ पे एफ को सीधा लिख दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कैपिटल एफ इंटू एल इंटू म्यू। ठीक है, एफ इंटू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एफ विच इज द टेंशन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ। बट बच्चों, हमको ये चीज तो पता है कि फ्रीक्वेंसी ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, बट ये पैरामीटर्स के कितने पावर के साथ वेरी करती है वो हमको नहीं मालूम है। ठीक है, यानी f का पावर कितना है वो नहीं मालूम, f का पावर 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 हमको नहीं मालूम। इसी तरीके से लेंथ का पावर हमको नहीं मालूम, म्यू का पावर हमको नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ना अज्यूम करते हैं कि f के पावर a के साथ वेरी करती है, l के पावर b के साथ वेरी करती है, और म्यू के पावर c के साथ वेरी करती है। सो इसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग डायमेंशनल फॉर्म में जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन बच्चों होते हैं टाइम के इनवर्स, यानी टाइम के जो टाइम का डायमेंशन है सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशन होंगे ना वो 1/सेकंड होंगे, राइट। अब जब 1/सेकंड है तो मास तो उसमें है नहीं, तो यहाँ पे लिख दो m⁻�0। ठीक है, लेंथ भी नहीं है तो यहाँ पे अगेन लिख दो t⁻�0। ठीक है, और उसके बाद टाइम के इनवर्स है ना, तो 1/सेकंड है, तो जब 1/सेकंड ऊपर जाएगा तो (2)1 हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्म में t⁻⁻1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो t⁻⁻1। तो ये जो है ना m0 l0 t-1, ये आपके फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद ये कांस्टेंट है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ रहा है फोर्स, तो फोर्स के डायमेंशन अपने को मालूम है, वो है m⁻1 l⁻1 और t⁻²। ठीक है, और ये अगेन ये रेस्टू कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर है लेंथ, तो लेंथ यानी कि लेंथ का यूनिट है मीटर, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल l⁻1, और यहाँ पे आ जाएगा b, और यहाँ पर ये म्यू है। म्यू को प्रॉब्लम में डिफाइन किया मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ की मतलब इस क्वांटिटी के हिसाब से यूनिट लिखूँ तो यूनिट आएगी kg/मीटर, kg/मीटर। देखो मास पर यूनिट लेंथ, न्यूमरेटर में मास है, डिनोमिनेटर में लेंथ है, तो यहाँ पर kg है यानी कि एक मास है, तो यहाँ पे लिख दो m⁻1, और यहाँ पे मीटर है यानी कि एक लेंथ है जो ऊपर गया तो l⁻⁻1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा c। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये जो पावर्स है ना इनको इंडिविजुअल पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल डायमेंशन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा m0 l0 t-1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 × a यानी कि m⁻⁴ l⁻⁴ और t⁻²। सेम हम लोग यहाँ पे लेंथ के साथ भी करेंगे, 1 × b तो l⁻b, और यहाँ पे जब इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा m⁻c और l⁻⁻c। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे m है, बहुत सारे l है, बहुत सारे t है, तो हम लोग है ना सारे m को कंबाइन करके एक सिंगल m बनाएंगे, सारे l को कंबाइन करके सिंगल l बनाएंगे, और सारे t को कंबाइन करके एक सिंगल t बनाएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को तो हम लोग अनटच्ड रखेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा m0 l0 t-1। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर m की पावर a और यहाँ पे m की पावर c, तो ये दोनों m का एक सिंगल m बनेगा, और ये हो जाएगा m⁻⁴ इसी तरीके से यहाँ पे l की पावर a, यहाँ पे l की पावर b और यहाँ पे l की पावर -c, तो ये आएगा l⁻⁴ c। ठीक है, और यहाँ पे है l की पावर -2 है, सॉरी t की पावर -2 है, यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे t नहीं है, तो हम लोग उसको सिंपली t⁻² करके छोड़ देंगे, t⁻² करके हम लोग छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो m की पावर है और यहाँ पे जो m की पावर है हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। तो इधर है 0 और इधर है a+c, तो उसको हम लोग लिख देंगे a+c = 0, देयरफॉर c = -a, c = -a। फिर हम लोग यहाँ पे l की पावर और यहाँ पे l की पावर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे l की पावर 0 और यहाँ पे l की पावर है a+b - c, तो a+b - c = 0। और यहाँ पे t की पावर और यहाँ पे t की पावर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ t की पावर है -1
और यहाँ पे t की पावर है -2a, तो अगेन ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, ये a जाएगा 2 नीचे जाएगा तो होगा a इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स ये जो कांस्टेंट हम लोग ने यहाँ पे अननोन रखे थे ना a, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, हाफ। अब ये a की वैल्यू इधर डालो बिकॉज c इज इक्वल टू माइनस ए है ना, तो a का वैल्यू हाफ है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। तो हमको c का वैल्यू भी पता चल गया। अब ये a का वैल्यू और ये c का वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डालो, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 में डालो, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आ जाएगा हाफ जो हम लोग ने डिटरमाइन किया, b हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे -c है, -c का वैल्यू तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +1/2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली ये a का, b का और c का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर क्या है, f इज इक्वल टू k तो कॉन्स्टेंट है, फिर ये f रेज टू a, राइट। तो a का वैल्यू तो हाफ है तो ये आ जाएगा f रेज टू हाफ। उसके बाद ये l रेज टू b का वैल्यू -1 है तो हम लोग लिखेंगे b रेज टू -1, और यहाँ पर है म्यू रेज टू c का वैल्यू -1/2 है तो हम लोग लिखेंगे म्यू रेज टू -1/2। अब सॉरी यहाँ पर लेंथ आएगा, तो f रेज टू हाफ, l रेज टू -1 और म्यू रेज टू -1/2। अब ये दोनों माइनस है ना तो इसको नीचे ले लो तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा k इंटू f रेज टू हाफ अपॉन l इंटू म्यू रेज टू हाफ, ठीक है। अब हमको मालूम है कि f रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ f, सिमिलरली म्यू रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, तो इन दोनों में स्क्वायर रूट है तो उन दोनों का मैं इंडिविजुअल स्क्वायर रूट हटा के एक कॉमन स्क्वायर रूट लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा f अपॉन म्यू का स्क्वायर रूट, ये k तो एज इट इज रहेगा, और ये l भी एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स जो आपको क्वेश्चन में पूछा था ना कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आपका फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू कांस्टेंट k अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इनटू स्क्वायर रूट ऑफ f अपॉन म्यू, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये ना सब सारे सम के अंदर ऐसे टाइप के सम्स में एक ही कॉमन प्रोसीजर रहेगा जो आपको फॉलो करना है। आपको प्रॉब्लम में वो एक पैरामीटर देगा, जैसे इस प्रॉब्लम में हमारा पैरामीटर फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, और वो वाला पैरामीटर कौन से दूसरे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है वो भी आपको देगा। जैसे इस केस में 3 थे, एक हमारा टेंशन था, एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था, एक मास पर यूनिट लेंथ था। अब अगेन जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम में 3 ही वो दे, वो आपको 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो यहाँ पर 3 थे ना, तो हम लोगों ने हर पैरामीटर को रेस टू सम कांस्टेंट कर दिए। अगर मान लो यहाँ पे 4 भी होता तो मैं वो पैरामीटर रेस टू डी कर देता, फिर 5वां होता तो रेस टू ई कर देता, 6ठा होता तो मैं एफ कर देता, राइट। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने पैरामीटर्स दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप है ना सारे ये पैरामीटर्स को डायमेंशनल फॉर्म में लिखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद आप है ना ये पावर्स को जो अंदर डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे मास आएंगे, बहुत सारे लेंथ आएंगे, बहुत सारे टाइम आएंगे, तो आप है ना सारे मासेस को मिला के एक सिंगल मास बना दो। सिमिलरली सारे लेंथ को मिला के एक सिंगल एल बना दो, सारे टाइम को मिला के एक सिंगल टाइम बना दो। उसके बाद है ना आप अपने इक्वेशन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में मास के पावर्स को कंपेयर करो। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया a प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर आप लेंथ के पावर्स को कंपेयर करो तो वो है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। फिर आप टाइम के पावर्स को कंपेयर करो तो वो है -2a इज इक्वल टू 0। फिर आप जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना तो आपको इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगे, ए बी सी के वैल्यू आ जाएंगे। जैसे इस प्रॉब्लम में आ गए हमको ए बी सी के वैल्यूज हमको आ गए। फिर वो वैल्यूज आने के बाद हम लोग उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है हम लोग उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे एफ रेस टू हाफ, एल रेस टू माइनस और म्यू रेस टू माइनस हाफ आया, करेक्ट। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत हमारा मैथमेटिक्स का जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके कोई चीज़ ऊपर लेनी है, किसी को नीचे लेना है, स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, जब आप उसको करेंगे ना तो आपको फाइनली ऐसा जो है फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो आपको इस पर्टिकुलर जो थर्ड पार्ट है ना टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग द डिफरेंट क्वांटिटीज, इस पार्ट से ना आपको इक्वेशंस जो है वो अलग अलग आएंगे, ठीक है, बट आपका जो प्रोसीजर है वो सेम है, ठीक है। आपको ये एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है और उसके बाद आप किसी भी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने डिटेल में हमारे डायमेंशनल टॉपिक को देखे। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है एरर एनालिसिस का।